नमस्कार, मैं संजय ढांडा और आज हमारे साथ बैठे हैं नंबर 1 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी हिसार के ग्रुप कैप्टन एस श्रीनिवासन जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना वक्त आपने दिया। और आज हम चर्चा करेंगे कारगिल के ऊपर। जी जी 1999 के अंदर जी कारगिल का जो एक युद्ध हुआ था, जिसके बारे में कोई किसी भी तरीके से हम लोग तैयार नहीं थे। जी न ही उस परिस्थिति में थे कि हम उनका एक तरीके से इस तरीके से जवाब दे सकें, क्योंकि जो घुसपैठ जिस तरीके से हुई थी, पहचानने में भी काफ़ी वक्त लगा था कि वो एक घटना वो पाकिस्तानी फ़ौज है या टेररिस्ट है या क्या है, क्योंकि वो जो कपड़े कॉस्ट्यूम जो उन्होंने डाली हुई थी वो बताया गया था कि वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो सर प्लीज़ सबसे पहले तो आप ये बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें कि किस प्रकार से आप एयरफोर्स में आए। जैसे अभी तो मैं फ़िलहाल एनसीसी में हूँ। जी सर। अदरवाइज़ मेरा नाम ग्रुप कैप्टन श्रीनिवासन है। मैं एयरफोर्स में 1995 में भर्ती हुआ। ट्रेनिंग के बाद मेरे को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कमीशन किया गया। इनिशियली ट्रेनिंग होती है सारे पायलट्स की एक तरीके से, उसके बाद में आपको फाइटर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में ब्रांच कर दिया जाता है। अच्छा। और मेरी किस्मत थी कि मुझे हेलीकॉप्टर मिला, जो मेरी इच्छा थी कि मैं हेलीकॉप्टर को उड़ा सकूं। ठीक है। उसके बाद में हर जगह पोस्टिंग होती रही, और जहाँ पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिलती है और आपका तजुर्बा बढ़ता है। तजुर्बे के हिसाब से आप फिर काम करते हैं और लोगों की या देश की आप मदद कर सकते हैं। ठीक बात है। और जहाँ तक मेरा है, मैं 4-5 किस्म के जहाज़ उड़ा चुका हूँ हेलीकॉप्टर में। अच्छा। 6000 घंटे मेरे तजुर्बा है फ्लाइंग का। अच्छा। और हिंदुस्तान के तकरीबन सारे ही कोने में, आप ईस्ट ले लें या नॉर्थ ले लें या वेस्ट पार्ट ले लें, सभी जगह मैंने जहाज़ का उपयोग फ्लाइंग जो है देश के मदद के लिए या लोगों की मदद के लिए करी है। ठीक। और बड़ा सुख और ये मिलता है, गर्व मिलता है कि हम भी देश के काम आ पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब बात करेंगे सर कारगिल की। कारगिल विजय दिवस जो हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हम हमारे जो जाबाज सैनिक हैं उनका नमन करके और जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर एक शौर्य का या कह सकते हैं कि वो भाव पैदा करते हैं कि वो आइए आप भी सेना में, और एक सैनिक तो होता ही देश के लिए। तो कारगिल का जो एक युद्ध या कहें कि पहले तो एक छोटी सी घटना थी, घुसपैठ थी, बाद में कोई युद्ध के तौर पे चला गया था, उसके बारे में बताइए सर, किस प्रकार का शुरुआती तौर पे वो युद्ध छिड़ा था और उसमें आर्मी का एयरफोर्स का क्या क्या रोल रहा था? आर्मी की ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कारगिल हुआ कैसे शुरू और उसके बाद में वो किस तरीके से बढ़ता गया। जी। शुरुआती तौर पे ये तो किसी को मालूम ही नहीं था कि वहाँ घुसपैठ हो रहा है। वहाँ पे हमारा जो काम चल रहा था वैसे ही चल रहा था। हाँ। हमें कोई संकेत नहीं मिले थे कि वहाँ पे कोई घुसपैठियाँ हैं या युद्ध की आशंका है। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि आपको जो वहाँ के मवेशी होते हैं जो चराने वाले, वो जब आगे पहुँचे तो उनको लगा कि यहाँ तो कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसको उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ असाधारण है, जो नॉर्मल नहीं है। जी। फिर उन्होंने आके आर्मी को खबर करा। फिर आर्मी की एक एडवांस पार्टी जो जाती है वो जाके कोशिश करती है या पता करती है कि क्या बात है। जब वो पहुँचे, उनके ऊपर अटैक हुआ, तो तब उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ तो जो है ये साधारण लोग नहीं हैं, ये घुसपैठियाँ हैं, और इनके साथ में मदद करने वाले आतंकवादी भी हैं और साथ में और भी लोग हैं, या पाकिस्तानी सेना के कुछ लोग हैं यूनिफॉर्म में भी हैं और कुछ लोग यूनिफॉर्म में नहीं हैं, जो हमारे देश को आहत करना चाहते थे और चाहते थे कि किसी तरीके से भारत का कोई टुकड़ा जो है काट दें या हमसे अलग कर लें, जिससे उनका भला हो। सर, ये वो दौर भी था जब देश है ना कोशिश में था कि भी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ संबंध थोड़े से सुधारे जाएं, लेकिन इसी दौरान ये इंसिडेंट हुआ। इसी के पहले वाजपेयी जी और उनका देश के बीच में काफ़ी समझौते की बात हुई थी। ठीक बात। और दोनों की जो आपस में व्यवहार है उसमें कुछ मनमुटाव कम हो रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और उसी दौरान जो है ये ऐसा कुछ हुआ जिससे कि हम फिर पीछे चल पड़े और दोनों देश के बीच में जो है ये आपस में मतभेद और जो कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान ने इस तरीके से करी, जो एक सैनिक से उम्मीद ना करी कि छुप के कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। सैनिक तो सामने से लड़ता है। हाँ। छुप के ऐसा कोई काम नहीं करता, जिससे कि उसी को यहाँ तक तो बात हो गई थी कि वो उनके मान ही नहीं रहे थे कि हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने तो मानने को तैयार नहीं हुआ कि हमारे सैनिक है, जब उनके नुकसान हुआ। ठीक बात। अच्छा, ये लड़ाई जो है सर, ये पूछें, जैसे ये बताएं
ये जो लड़ाई थी ये कौन से एरिया में थी? कश्मीर का जो कौन सा एरिया था? ये आप देखें द्रास? जो कश्मीर जो है ये द्रास करके है, वहाँ पे है आपके काफ़ी सारी गली, वहाँ से लेकर पूरे तकरीबन ऊपर की तरफ जाते हैं और पहाड़ियों में होता क्या है, जब पहाड़ियों की चोटी इतनी हाइट है, वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती है कि ठंड में वहाँ पर रहना या कुछ काम करना मुश्किल है या नामुमकिन है। ठीक बात है। समझौता ये होता है कि जब ठंड पड़ेगी और बहुत बर्फ़ होगा तो दोनों देश की सेनाएं जो हैं पीछे हट जाएंगी। ठीक बात है। और जब ठंड खत्म हो जाएगी और जब सामान्य मौसम आ जाएगा फिर से जाके अपने अपने स्थानों पे वो बिल्कुल पोस्ट संभाल लेंगे। बिल्कुल। और यही चलता आ रहा है। बट इस साल जब ठंड पड़ी और हमने ये सोचा कि हम भी पीछे आ गए, वो भी पीछे आ गए, वो पीछे आने के बजाय उन्होंने वहाँ पे अपने आप को और मजबूत कर दिया और शायद ये सोचा कि हम कामयाब हो जाएंगे कि भारत को कोई नुकसान पहुँच पाए। बिल्कुल। हालांकि ये बहुत ही सपना है जो कभी पूरा हो नहीं सकता। हाँ, नाकाम कोशिश थी। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कोई बुज़दिली ठीक बात है। तो सर जैसे इस युद्ध के दौरान जैसे क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे थे भाई, जैसे हम एक चोटी चढ़ते हैं तो अगली चोटी नज़र आ जाती है, इस प्रकार का मतलब दृश्य आता है। और ऊपर से जब कोई चीज़ कोई ज़्यादा जल्द अटैक करता है तो बड़ा खतरनाक भी होता है और काफ़ी कैजुअलिटीज़ मतलब जो है ना, आमतौर पर जब दो सेनाएं लड़ती हैं तो कोई समतल ज़मीन होती है या एक डिमार्केटेड लैंड होता है जहाँ आपको मालूम है कि यहाँ पे दुश्मन की सेना है, हमारी सेना। पहाड़ी पे लड़ाई करने का किसी को भी अनुभव नहीं था अभी तक। हालांकि हमारी सेनाएं वहाँ पे मुस्तैद रहती हैं, ड्यूटी करती हैं, बट कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमें उन ऊंचाइयों पे लड़ाई लड़ना पड़े। ठीक बात। तजुर्बा कम था। हालांकि ट्रेनिंग पूरी है बट तजुर्बा कम था। तो ये कमी नहीं, कमजोरी नहीं है। हालांकि हर तरीके से पूरी सेना तैयार थी कि कोई भी परिस्थिति ऐसी आई तो हम उसको विफल कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। पर क्योंकि जो ऊंचाइयाँ पोस्ट होती है जहाँ से आप किसी भी दुश्मन पर आप अटैक कर सकते हैं, वो सारी जो जगह थी उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। तो हमारी सेना को उनसे लड़ने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि हम डिसएडवांटेज पे हो गए थे। बिल्कुल सही बात है। हालांकि जिस बहादुरी से सेना ने इसका सामना किया, शुरुआत की तौर पे तो भारतीय सेना ने कोशिश करा कि वो चलेंगे। जब उन्हें लगा कि कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही है उस टाइम पे एयरफोर्स को फिर इन्वॉल्व किया गया और फिर मिलकर दोनों ने जो है बहुत ही कामयाब तरीके से ऑपरेशन चलाया। अच्छा, इसीलिए तो आर्मी ने इसको अपनी तरीके से लड़ने की तैयारी शुरू करी। बिल्कुल, काफ़ी हद तक कामयाबी होते रहे। लेकिन जैसे जैसे ऊंची की चोटियों पर जाना पड़ा तो वहाँ पे पहाड़ इतनी ऊंची है और इतने सटीक वो चढ़ाई है और ऊपर से मौसम की मार, ऊपर से हवाएं तेज चलती है, ठंड एकदम कड़ाके की पड़ती है, ऊपर से दुश्मन की गोलीबारी। बिल्कुल, आपको राशन भी ले जाना है, रसद भी ले जाना है, तो बड़ा दिक्कत का काम है। सुना था कि भी एक पार्ले जी के पैकेट के सारे मतलब लोगों ने सैनिकों तो अपना चने और गुड़ पे जंग लड़ी है इधर, क्योंकि सामान आपको लेके ऊपर चलने में तो दिक्कत होती है। बिल्कुल। और कई दिनों तक आपको अपना मोर्चा संभालना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो राशन जो आप घर पे खाते हैं वो तो ले जाना वहाँ पे दिक्कत बहुत। बिल्कुल ठीक है। तो इनिशियली जो वायुसेना का काम था वो था कि आप सर्वेलेंस करेंगे और पता करेंगे कहाँ क्या है, और आर्मी को फीडबैक देंगे, फिर आर्मी वहाँ जाके अपना जो है कार्य करेगी। बट जब यह हुआ कि वहाँ पे आर्मी नहीं पहुँच पा रही है, उस समय फिर एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया गया जी। और जब शुरू में एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया गया तो बोला कि हेलीकॉप्टर जो है वो जाके सेना को ऊपर छोड़ेगी और वो सेना फिर वहाँ से लड़ाई लड़ेगी। जब वहाँ पे भी ये नहीं हो पाया फिर एयरफोर्स को बोला गया कि आप जो है अपना सैन्य बल को, हेलीकॉप्टर को अटैक रोल में जाके दुश्मन के ऊपर वार करें। अच्छा। और जब वो अपना थोड़ा सा सप्रेशन हो जाएगा तो आर्मी फिर जाके अपना फुल फ्लेज जो है फिर कब्जा करें। बिल्कुल। इसमें भारतीय सेना के फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स सभी ने मिलजुल कर एक ऐसा नमूना पेश किया कि पूरी दुनिया जब हमसे सीखती है कि इस हाई एल्टीट्यूड में इतने कठिन परिस्थितियों में जहाँ की विमान उड़ना मुश्किल है, उसमें हमने लड़ाई लड़के दुश्मन को हमने खदेड़ दिया। मतलब एक क्विक रिस्पांस टीम जैसे हम कह सकते हैं। हम बोलते हैं कि सामने वाले भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। ठीक बात है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर जैसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर पूरे कार्रवाई को बोला जिसमें आर्मी और एयरफोर्स सब मिलकर अच्छा उसको आप सफ़ेद सागर बोला ऑपरेशन। बट एयरफोर्स ने जो अपने जहाज़ इस्तेमाल किए और उसके सैनिक, वायु सैनिक जो वहाँ पर मुस्तैद तरीके से जहाज़ को तैयार करते थे या जहाज़ उड़ाते थे, उसको उन्होंने ऑप विजय के नाम से इस प्रोग्राम को बताया। ठीक है। ये जो जहाज़ है ये जैसे जैसे ऊंचाई पर उड़ता है इसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अच्छा सर। आमतौर तौर पर इन ऊंचाइयों पे सिर्फ रसद पहुंचाने के लिए ही हम इस जहाज़ को इस्तेमाल करते थे। जी सर। अब ज़रूरत ये पड़ गई थी कि इन ऊंचाइयों पे हम इस जहाज़ से वेपन डिलीवर करें और दुश्मन के ऊपर अटैक करें, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज तक पहले कभी किसी ने करा नहीं। इन ऊंचाइयों को पहले आपके जहाज़ को तैयार करना है, फिर आपके पायलट जो ट्रेंड हैं उनको उधर आपने काम करवाना है जी। बहुत ही
चैलेंजिंग काम था ये, और बहुत ही डिमांडिंग काम था ये। बिल्कुल। इसमें मशीन और मैन दोनों अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पे काम कर रहे थे। ऊपर से जंग का था, जहाँ पे आपको पता है कि दुश्मन भी आप पे वार करने वाला है, उतना ही मुश्किल और बढ़ गया। इस दौरान हमारे कुछ नुकसान भी हुआ था, क्योंकि उनके पास मिसाइल्स थी और हमारे जानकारी के हिसाब से हमें मालूम नहीं था कि हमारे पास उनके पास मिसाइल्स हैं और वो अटैक कर सकते हैं। ठीक बात। तो शुरू के जब पहले कार्यक्रम शुरू हुआ, तो जंग शुरू हुई जी सर, तो हेलीकॉप्टर ने अटैक किया। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जो है जो 3 जहाज एक साथ अटैक कर रहे थे, उसमें से तीसरे जहाज में जो है आदमी एनिमी फायर जो हुआ, शोल्डर फायर मिसाइल, अच्छा, उससे जहाज को नुकसान हुआ। उसमें 4 लोग हमारे वायुसेना के शहीद हो। ठीक बात। उसके बाद में हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन लड़ाई के लिए तो कम इस्तेमाल हुआ, बट रसद पहुंचाना या आर्मी को सपोर्ट करना या कैजुअलिटी इवैक्यूएट करना, या उनको मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी आपको सामान पहुंचाना है, वो कार्यक्रम जो है वो तकरीबन चलता रहा, 3 महीने तक चलता रहा। और बहुत ही सराहनीय कार्य किया वायुसेना ने, चाहे वो वायुसेना हो या भारतीय सेना हो, थल सेना हो। बिल्कुल। और जो नमूना आपने भाईचारे के साथ में इन मुश्किल परिस्थितियों में उन दुश्मन को वहाँ से खदेड़ा, ये अपने आप में एक मिसाल है, और पूरी दुनिया इसको आज भी चक्का होकर सोचती है कि ये कैसे कर दिया। ठीक बात है, बिल्कुल। कितने घंटे तक का आपका अब तक का अनुभव है सर, जैसे आप हेलीकॉप्टर उड़ाने की जहाँ तक बात करूँ तो? मैं तो अभी 30 साल की नौकरी मेरी हो गई है, और 6000 घंटों का मेरे पास तजुर्बा है। 6000 घंटों का तजुर्बा है। और वहाँ पर जो थे हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, हमारे सीनियर थे, वो हमसे ज़्यादा तजुर्बा उस समय में रखते थे। उस टाइम मैं तो काफ़ी जूनियर था, मेरी 4 साल की सर्विस हुई थी। अच्छा सर। तो जो अनुभव मुझे मिला वो अपने आप में एक फ़ौजी के लिए जो है बहुत ही गर्व की बात है। हर फौजी चाहता है कि वक्त आने पर वो देश के लिए लड़े, दुश्मन को खदेड़े, ज़रूरत पड़े तो अपने जान का भी न्यौछावर कर दे। और हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस हिसाब से बिना डरे, और छोटे छोटे जो 17-18 साल के जवान थे या अफसर थे, जो बढ़ चढ़ कर उसमें उन्होंने अपना योगदान किया या अपने जान की बाजी लगाई, ये आप बहुत ही सराहनीय कार्य था। आपका जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे वायु सेना मेडल भी आपको शायद मिला है, तो किस अचीवमेंट पे मिला है? ये वायुसेना मेडल तो ये उसके काफ़ी सालों बाद की बात है। हर वायु सैनिक को ये मौका तो अपने जीवन में मिलता ही है, अगर वो हेलीकॉप्टर पायलट है या ट्रांसपोर्ट पायलट है या हेलीकॉप्टर या फाइटर पायलट है। वो अपने ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसे हालातों से गुजरता है जहाँ पे अपने बहादुरी का वो प्रदर्शन करता है। हालांकि हर चीज़ को लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इन्वॉल्व है वही इस बात को समझता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप डिज़ास्टर रिलीफ में काम करते हैं। जैसे कि आमतौर पर कहीं पे बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया या अर्थक्वेक आ गया, जहाँ पर NDRF टीम की आप मदद करते हैं, राशन पहुँचाते हैं या इवैक्यूएट करते हैं या फ्लड रिलीफ सप्लाई करते हैं। इन चीज़ों में हेलीकॉप्टर पायलट का विशेष योगदान हो जाता है। ये 2012 की बात है, जब मैं लेह में पोस्टेड था। उस समय एक अमेरिकी नागरिक पहाड़ की ऊंचाइयों में कठिन परिस्थितियों में बीमार हो गए। अच्छा सर। और देर शाम को, जबकि वहाँ पे आमतौर पर फ्लाइंग नहीं होती है, उस समय उनका जान को बचाने के लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उस आदमी को सकुशल लेके आए। उसके लिए सराहनीय कार्य के लिए तो जो हमें अवार्ड दिया गया था वो है। हालांकि हेलीकॉप्टर पायलट, मेरा ये मानना है कि हर कोई हेलीकॉप्टर पायलट अपने जीवन में आम तौर पर करता है, और हर कोई ये डिज़र्व करता है कि उसको ऐसे अवार्ड मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, अब 2 चीज़ें और बताएंगे आप। एक तो ये कि फाइटर पायलट बनने का सपना हर कोई देखता है, चाहे वो NCC कैडेट हो, चाहे वो आम एक यूथ हो, वो सोचता है कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा। मेरा लड़का भी फिल्में देख करके ये सोचता है मैं फाइटर पायलट बनूंगा। जी। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है सर? जैसे हर आदमी अपने आप में एक जवान है, एक सोल्जर है। हर आदमी के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा है। जी। हर कोई चाहता है कि वो यूनिफॉर्म पहने। हालांकि हर कोई देश के लिए काम कर रहा है, बट वर्दी पहनकर जो आप देश के लिए काम करते हैं, जब लोग आपकी तरफ उस ऊंचाइयों नज़र से देखते हैं, वो आमतौर पर हर कोई चाहता है कि वो फौजी बने। जी। फौजी बनने के लिए तो आमतौर पर ये है कि आपको ये इच्छा होनी चाहिए कि आप देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। जी सर। आमतौर पर तैयारी के लिए, अगर आप अपना देश के लिए ये योगदान करने को तैयार हैं, तो हर कोई व्यक्ति जो चाहता है वो फौजी बन सकता है।
जी सर। विशेष तैयारी इसके लिए अलग कुछ लगती नहीं है, एक जज्बा होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक और बाकी जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें ईमानदारी से, और सारे जो आपको घर वाले जो बताते हैं, आमतौर पर माँ बाप बच्चों को सिखाता है कि आप ईमानदार रहिए, मेहनत कीजिए, जी सर। और किसी भी परिस्थिति में हार ना मानिए, जी सर। और हिम्मत के साथ में हर मुश्किल परिस्थितियों का आप सामना करें तो आमतौर पर सफलता मिलती है। और फौजी के जीवन में भी यही चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। एनसीसी कैडेट, एनसीसी का कितना रोल जैसे एक विद्यार्थी जीवन में मानते हैं सर? आप ये मान के चलें कि एनसीसी आपकी दिशा दशा दोनों को बदलने में सामर्थ्य रखता है। ठीक बात। एक महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी बच्चे कॉलेज में, स्कूल में एक बार एनसीसी में भर्ती हो जाते हैं, उनका हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। वो समय के साथ में अनुशासन और अपने काम को एक अलग तरीके से करते हैं। ठीक। आप उनकी चाल से, उनकी भाषा से, उनकी बोली से, उनके काम के प्रति लगाव से आप ये समझ जाएंगे कि ये बच्चा जो स्कूल में है ये एनसीसी का कैडेट है। और अलग डिफरेंस, और उसमें एक देशभक्ति की भावना जो ऑलरेडी है, उसको एक मार्गदर्शन मिल जाता है जिसमें हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं, और फिर हम आगे बनकर फिर वो फौज में भर्ती होते हैं और देश को और नाम और सम्मान दिलाते हैं। ठीक है। साथ मैं एनसीसी में कैडेट हुआ करता था। अच्छा। और वहीं से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीसी आपको दिशा और दशा दोनों देने में समर्थ रखती है। और मैं एनसीसी के थ्रू फौज में भर्ती हुआ, और उस दौरान मैंने फिर अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। अब मैं इस जगह पर हूँ, मैं एनसीसी के कैडेट्स को अपना उदाहरण देकर और प्रोत्साहित करता हूँ कि आपको भी जो है फौज में भर्ती होने के लिए आपको ऐसा मौका मिल सकता है। एनसीसी कैडेट्स से लेकर के ग्रुप कैप्टन तक का सफ़र। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो अंत में जो यूथ है हमारा, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सर? यूथ के लिए मेरा मैसेज है कि समय का सदुपयोग करें, अपने कार्य क्षमता को मन लगाकर और पूरे लगन के साथ ईमानदारी से करें। आसपास की परिस्थितियों से ना घबराएं, अपने आप को दूसरों से आकलन ना करें, अपने मन को, दृढ़ संकल्प को मजबूत करें, और जो आपकी इच्छा हो उसको पूरा करने में लगन और मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें, और कामयाबी ज़रूर आपके चरण छुई। थैंक यू सर, आपका इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी।